प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आधुनिक भारत के एक महत्वपूर्ण टॉपिक और महत्वपूर्ण निर्णायक मोड़ सहायक संधि या सहायक प्रथा के बारे में अध्ययन करेंगे। सहायक संधि क्या थी, सहायक संधि के मुख्य प्रावधान कौन से थे, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसकी मौलिकताएं क्या थी, इसके ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लाभ हुए और देसी जो शासक थे, नरेश थे, उनको क्या नुकसान हुए, इनकी हम विस्तृत रूप से इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक लिखित परीक्षाओं की दृष्टि से और साक्षात्कार के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसलिए इसका आज हम अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये आती है कि आखिरकार सहायक संधि क्यों लागू हुई। कोई भी इतिहास में कोई नई सिस्टम आती है तो उसके पीछे हमेशा क्या कारण रहा है, और यदि हमने उसको लागू किया है तो उसके इम्पैक्ट क्या होंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, और विभिन्न जो क्लास हैं उनके ऊपर क्या असर होगा, इनका हम अध्ययन करते हैं। कारण और प्रभाव, इन दो का हम सबसे ज़्यादा इतिहास में अध्ययन करते हैं। तो पहला उद्देश्य था साम्राज्य का विस्तार करना। सहायक संधि या सहायक प्रथा को भारत में सबसे पहले लागू करने का जो श्रेय अधिकांश इतिहासकार देते हैं वो लॉर्ड वेलेस्ली को देते हैं, जो 1798 में गवर्नर जनरल बन के आया और 1805 तक उन्होंने इस पद के ऊपर कार्य किया। हालांकि कई इतिहासकार अलग अलग लोगों को भी मानते हैं, लेकिन जनरली अधिकांश इतिहासकार ये मानते हैं कि सहायक संधि या सहायक प्रथा को लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया। तो सहायक संधि के उद्देश्य क्या थे? पहला उद्देश्य है साम्राज्य का विस्तार करना। है, जब ये संधि लागू की गई थी वो समय था 1798। तो तत्कालीन जो परिस्थितियां हैं उनके अनुसार कंपनी साम्राज्य विस्तार करना चाहती थी। साम्राज्य का विस्तार क्यों करना चाह रही थी? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक मुनाफे के लिए सबसे अधिक ध्यान देती थी। धीरे धीरे उनको ये एहसास हुआ कि जब तक यहाँ राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित नहीं होगा तब तक वाणिज्यिक गतिविधियों को ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिलेगा या ज़्यादा लाभदायक गतिविधियाँ नहीं रह पाएंगी। इसलिए वो ये चाहते थे कि शीघ्रातिघ्र भारत पर कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व स्थापित हो। और इस समय की जो यूरोपीय परिस्थितियाँ थी उन्होंने इस कार्य को और ज़्यादा प्रभावित किया, दबाव लगाया। साम्राज्य का विस्तार करना पहली चीज़ थी। द्वितीय, कंपनी के प्रभुत्व को सर्वोच्च करना। कंपनी के प्रभुत्व को सर्वोच्च करना, क्योंकि यहाँ पे अनेक क्षेत्रीय शक्तियाँ थी। मैसूर थे, मराठे थे, हैदराबाद था, अवध था, बंगाल थे, पंजाब का राज्य था। तो ये जो तमाम जो राज्य थे इनसे इनका लगातार संघर्ष चलता रहता था। तो ब्रिटिश जो संचालक हैं उन्होंने ये सोचा कि किस प्रकार कंपनी को भारत में श्रेष्ठता स्थापित की जाए। तो इनके जो प्रोविज़न हैं उनसे हम देखेंगे कि किस प्रकार श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयास किया, और ये प्रयास सफल भी हुआ। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारत के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को मजबूत करने में सहायक संधि का एक अप्रतिम योगदान रहा। भारत की गुलामी की दास्तान लिखने में इस प्रथा का बहुत बड़ा योगदान था। तृतीय, कंपनी को फ्रांस के भय से मुक्त करना, ये महत्वपूर्ण था। इस संधि को लागू करने में, सहायक प्रथा को शुरुआत कराने में ये एक महत्वपूर्ण कारक था। हाँ, ये बात हो रही है 1798 की। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई, जो दुनिया की एक बड़ी प्रभावशाली घटना मानी जाती है, एक निर्णायक घटना मानी जाती है, जब स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व जैसे जो आदर्श हैं, जो मूल अधिकार हैं, व्यक्ति को हैं, उनको प्रोत्साहन मिला। उसके बाद में फ्रांस के अंतर्गत क्रांति का नेतृत्व करता हुआ नेपोलियन इसका लाभ लेता है। और नेपोलियन की एक इच्छा थी कि इंग्लैंड को, दुनिया के जो तमाम केंद्र हैं जहां इंग्लैंड फैला हुआ है, वहां इनके साम्राज्य को ख़त्म करना। इनके साथ महाद्वीपीय व्यवस्था लागू करके इंग्लैंड को कमज़ोर करने का प्रयास किया। उसने यूरोप को ज़्यादातर को जीत लिया। उसके बाद उन्होंने मिस्र तक आक्रमण किए, लेकिन
जब जलीय युद्धों में नेपोलियन इंग्लैंड को नहीं हरा पाया तो उसे ये एहसास हुआ कि इंग्लैंड की शक्ति का मुख्य कारण भारतीय उपनिवेश है, तो क्यों न भारतीय उपनिवेश पर आक्रमण करके इनकी मूल शक्ति को डहा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। ऐसी नेपोलियन योजना बना रहा था और इसी समय लॉर्ड वेलेस्ली भारत आया और भारत वो जिस जहाज़ से आया उस जहाज़ में फ्रांस का नेपोलियन का एक दूत भी था जो टीपू सुल्तान से मिला, और टीपू सुल्तान ने मिस्र और फ्रांस इनके साथ पत्राचार भी किया और इन पत्रों की खबर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को लग गई। तो उनको इस बात का अंदेशा हो गया कि कैसे भी भारतीय जो रियासत हैं उनको अंग्रेज़ों से दूर रखा जाए, भारतीय देसी राज्य हैं उनको दूर रखा जाए। तो ऐसे प्रोविज़न बनाए गए ताकि भारतीय जो राज्य हैं वो कैसे भी अंग्रेज़ों के अलावा अन्य शक्तियों के गिरफ्त या प्रभाव में नहीं आए। वो इनके प्रोविज़न जब हम पढ़ेंगे तब एहसास होगा कि इन्होंने प्रोविज़न ऐसे बनाए। इसी प्रकार जो संधियां की गई उनसे भी हमें पता लग सकता है कि सहायक संधि की जो संधियां लागू हुई वो किन किन राज्यों के साथ लागू हुई। तो उससे पता लगता है कि उन्होंने सबसे पहले संधियां उन्हीं राज्यों के साथ करने का प्रयास किया जो समुद्री तटों पर थे, जैसे मराठे थे, हैदराबाद का निजाम था, उनके साथ इन्होंने पहले संधियां की ताकि समुद्री रास्ते से यदि नेपोलियन का आक्रमण हो तो वो राज्य पहले से ही अंग्रेज़ों के सहयोगी बने रहने चाहिए। तभी सबसे पहले 1798 में हैदराबाद के साथ किया, 1802 में मराठों के साथ बाजीराव द्वितीय के साथ किया। तो ये इन संधियों से ये एहसास होता है कि वास्तव में नेपोलियन का डर इनके दिमाग में बैठा हुआ था, इसलिए वो कैसे भी प्रयास इस प्रकार के प्रयास कर रहे थे कि भारत में जो उनका उपनिवेश है वो नेपोलियन के प्रभाव से बचा रहे। चतुर्थ कारण इसमें लिखा नहीं है। चौथा रीजन था ब्रिटिश जो वस्तुएं हैं उनको भी खपाना। धीरे धीरे मुक्त व्यापार की व्यवस्था एडम स्मिथ के द्वारा जो प्रतिपादित थी वो बलवती होती जा रही थी। दूसरा, इंग्लैंड के अंतर्गत इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का प्रभाव भी बढ़ रहा था, इसलिए इंग्लैंड के जो व्यापारी लोग थे उनका दबाव सरकार पे लगा हुआ था कि जब तक हम भारत के बड़े क्षेत्र पे अधिकार नहीं करेंगे या उनके साथ हम एग्रीमेंट नहीं करेंगे तब तक बड़े स्तर पर ब्रिटिश वस्तुओं की आपूर्ति भारत में नहीं हो सकती। तो इसलिए इस संधि के माध्यम से काफ़ी सामान, इनके प्रोविज़न से हम देखेंगे काफ़ी सामान जो महंगा था, युद्ध सामग्री थी, वो देसी नरेशों के राज्यों तक भी पहुंच कर दी। इस प्रकार बड़े स्तर पर इंग्लैंड की जो वस्तुएं थी वो भारत के आंतरिक क्षेत्रों तक फैल गई और बड़े स्तर पर उनको आर्थिक रूप से फायदा होता है। तो ये चार उद्देश्य थे जिनके कारण सहायक संधि या सहायक प्रथा को अपनाया। अब देखते हैं सहायक संधि की सामान्य शर्तें क्या थी। लगभग हर रियासतों के साथ उन्होंने कॉमन रूप से काफ़ी प्रोविज़न सेम रखे, लेकिन कुछ प्रोविज़न संबंधित राज्य के राजनीतिक परिवेश को देकर कुछ अलग अलग पॉइंट भी अपनाए। लेकिन यहाँ हम मुख्य रूप से उन प्रोविज़न को ले रहे हैं जो ज़्यादातर के साथ इन्होंने अपनाए थे। सहायक संधि की सामान्य प्रावधान। सहायक संधि के प्रावधान वेलेस्ली ने ऐसे बनाए ताकि किसी शासक को सामान्य लगे, लेकिन वास्तव में ये शर्तें एक मकड़ी के जाल की तरह थी। जिस प्रकार मकड़ी अपना जाल फैलाकर शिकार को फंसाती रहती है और उसे बाहर नहीं जाने देती, वैसे ही प्रावधान सहायक संधि के थे। और सहायक संधि का जो जाल फैलाया, शायद ही ऐसा कोई देसी राज्य बचा जो इसके जाल में फंसा हो, वापस सही सलामत नहीं आया। इसके जाल में वो घुट घुट कर मरता रहा और तब तक मरता रहा जब तक 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि तक भारत को गुलामी की बेड़ियों से मुक्ति नहीं मिली। वो राज्य जो स्वतंत्र थे वो परतंत्र हो गए, जो आर्थिक रूप से निर्भर थे अब वो परावलंबी हो गए, जो राज्य अपने आंतरिक मामलों में स्वायत्त थे अब वो अंग्रेज़ों के आधार पर संचालित होने लगे। तो इस प्रकार इन्होंने सुरक्षा खरीदी स्वतंत्रता बेचकर, लेकिन वास्तव में इनकी स्वतंत्रता नकली थी और अपनी सुरक्षा असली थी। तो ये एक तरीके से
परावलंबी राज्य हो गए, आश्रित राज्यों की भांति हो गए। ये इनके प्रोविज़न से हम देखेंगे। जैसे फर्स्ट प्रोविज़न है कि प्रत्येक शासक को अपने यहाँ एक अंग्रेजी सुरक्षा सेना रखनी पड़ती थी, जिस सेना का सारा व्यय उस नरेश को वहन करना पड़ता था। लेकिन यदि कोई राज्य ये कहता कि मैं इतना आर्थिक रूप से पैसे देने में सक्षम नहीं हूँ, तो ऐसा शासक एक अपने राज्य के भीतर भूभाग दे सकता था और उस भूभाग से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता उससे वो सेना अपना खर्चा चलाती थी। तो कितना प्रोविज़न किया, कितना दिमाग लगाकर इसको तैयार किया गया। ये कहा कि हम आपकी अन्य जो राज्य आपके ऊपर आक्रमण करते हैं उनसे हम आपको सुरक्षा दिलाएंगे। इस हेतु हमें एक सेना की ज़रूरत पड़ेगी और ऐसी सेना चूँकि आपके राज्य की सुरक्षा के लिए है, इसलिए आपके राज्य की सीमाओं में ही रहेगी। चूँकि आपकी सुरक्षा के लिए है, इसलिए इसका खर्चा भी आप देंगे। तो पहला प्रोविज़न ये किया। द्वितीय, इस सेना का पूर्ण नियंत्रण कंपनी के अधिकार में रहेगा। सेना आपकी सुरक्षा के लिए है, खर्चा आप देंगे, ज़मीन आप देंगे, लेकिन नियंत्रण ब्रिटिश सरकार का रहेगा। कितना शातिर दिमाग से ये प्रोविज़न जोड़ा गया। और देसी रियासतों के शासक केवल इस बात से खुश रहे कि हमें सुरक्षा मिली है हमारे राज्य की। अंग्रेज़ उनको ये गारंटी देते थे कि आप ये प्रोविज़न यदि स्वीकार करते हैं तो आपके राज्य के ऊपर यदि कोई बाह्य आक्रमण होता है, संकट आता है, तो बदले में हम आपके राज्य की पूर्ण सुरक्षा की गारंटी देते हैं। केवल एक प्रोविज़न को सोचकर, सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू को देकर उन्होंने तमाम अपनी स्वतंत्रताओं को बेच दिया। तृतीय, प्रत्येक राजा को अपने यहाँ एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना होगा। उस रेजिडेंट की मंत्रणा से ही राजा शासन को संचालित करेगा। तो जो देसी राज्य आंतरिक मामलों में स्वायत्त थे, अर्थात जिनकी विदेश नीति का अधिकार स्वयं के पास था, अब वो विदेश नीति और आंतरिक मामलों के संचालन में भी ब्रिटिश रेजिडेंट जो एक अधिकारी होता था उनके दरबार में ही रहता था। अब ये उनके दरबार के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगा। यहाँ तक कि राजाओं के उत्तराधिकारी के मामले में भी ये काफ़ी हस्तक्षेप करते थे। पॉइंट नंबर 4, देसी राजा अंग्रेज़ों के अलावा अन्य यूरोपियन लोगों को अपनी सेवा में नहीं रख सकेंगे। यदि रखना भी चाहते हैं तो पहले ईस्ट इंडिया सरकार से अनुमति लेनी होगी। ये प्रोविज़न क्यों किया? कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को ये लगता था कि भारत में जो फ्रांसीसी कंपनी है उनसे कहीं ये देसी नरेश एग्रीमेंट नहीं कर ले, और उस एग्रीमेंट के कारण नेपोलियन का जब आक्रमण होगा तो अंग्रेज़ों के खिलाफ संबंधित देसी राज्य सहयोग कर सकते हैं। तो ईस्ट इंडिया सरकार ये चाह रही थी कि विदेश नीति के मामले इन शासकों से छीन लिए जाएं। यदि ये राज्य किसी अन्य राज्य से संधि, समझौता कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके मीडिएटर अंग्रेज हों। तो ये सभी रियासतों को के विदेश नीति से संबंधित जो अधिकार है उनको छीन लिया। तो परिणाम क्या हुआ? एक देशी राज्य दूसरे देशी राज्य से बातचीत तब ही कर सकता था, संधि तब ही कर सकता था जब अंग्रेज सरकार चाहे, ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार चाहे। तो देशी राज्य आपस में पड़ोसी होकर भी एक दूसरे के काफ़ी दूर के पड़ोसी हो गए। इसलिए एक तरीके से एक राज्य को दूसरे राज्य से छिन्न भिन्न कर दिया, उनको आपस में जुड़ने नहीं दिया, उनमें एक देश जैसी भावनाएं पनपने नहीं दी। पॉइंट नंबर 5, संधि पर हस्ताक्षर करने वाले शासक को यह स्वीकार करना होता था कि उसके हित कंपनी के हित हैं और कंपनी के हित उसके हित हैं, और संबंधित देशी राज्य ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों पर एडवर्स इम्पैक्ट झलकता हो, पड़ता हो। तो ऐसे प्रोविज़न उन्होंने किए। पॉइंट नंबर 6, देशी नरेश को ये वचन देना पड़ता था कि कंपनी की अनुमति के बिना किसी दूसरे राज्य से संबंध स्थापित नहीं करेगा। देखो, किसी भी राज्य में जो सॉवरेनिटी की पावर होती है, संप्रभुता की होती है, कि वह अपने कार्यों को करने के लिए किसी अन्य शक्ति पर आश्रित नहीं है, आंतरिक रूप से भी और बाह्य रूप से भी। लेकिन 6 नंबर के प्रोविज़न में हम देखते हैं तो विदेश नीति के अधिकार छीन लिए, यानी
बाह्य रूप से वो किसी शक्ति के अधीन हैं, अपने किसी अन्य राज्य से बातचीत करना चाहते हैं तो दूसरे राज्य से युद्ध होने पर वह कंपनी को मीडिएटर बनाएगा और उसकी अनुमति से ही संधि करेगा। तो विदेश नियंत्रण की पावर सभी देशी जो राज्य थे वो अंग्रेजों के पास चली गई। तो इसलिए कौन सा राज्य इस राज्य के साथ कौन सी संधि करेगा, उसके क्या प्रावधान होंगे, ये अंग्रेज सिद्ध करेंगे। पॉइंट नंबर 7 कि ये 6 पॉइंट आप स्वीकार कर रहे हैं तो बदले में ब्रिटिश सरकार देशी रियासतों को क्या देगी। उपर्युक्त शर्तों को स्वीकार करने पर कंपनी किसी देशी शासक को अपना प्रोटेक्शन देती थी कि आपके राज्य के ऊपर या राज्य के भीतर से आपके ऊपर कोई संकट आता है तो बदले में हम आपकी सुरक्षा करेंगे। तो एक सुरक्षा को ध्यान में रखने के लिए तमाम देशी शासकों ने अपनी स्वतंत्रताएं ब्रिटिश सरकार को बेच दी। सहायक संधि का विकास देखते हैं कि कैसा हुआ। सहायक संधि का विकास किसने किया, तो सहायक संधि के विकास के ऊपर ज़्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि इसका सही ढंग से विकास और अनुकूलित जो विकास हुआ है वो लॉर्ड वेलेस्ली के आने से हुआ। तो इसलिए सहायक संधि का जन्मदाता लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार अलग अलग पॉइंट से भी मानते हैं। अब देखते हैं, अधिकांश इतिहासकार लॉर्ड वेलेस्ली को इस प्रथा का जन्मदाता मानते हैं और वे इनके मस्तिष्क की उपज समझते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार सहमत नहीं हैं। जैसे मराठाओं का इतिहास लिखने वाले गोविंद रानाडे ने ये कहा कि ये प्रथा तो सबसे पहले शिवाजी ने लागू की। जैसे शिवाजी का जो राज्य था, शिवाजी चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलते थे जो भी पड़ोसी राज्यों पे आक्रमण करते थे, भले नॉर्थ इंडिया हो साउथ इंडिया हो। लेकिन शिवाजी ने जो साउथ इंडिया के जो मुस्लिम राज्य थे उनके ऊपर आक्रमण किया और चौथ और सरदेशमुखी वसूल करके उनके राज्य के ऊपर कोई अटैक होता था तो उसके समय सहायता करने का आश्वासन देते थे। तो उन्होंने कहा कि इनसे लगभग 100 वर्ष पूर्व शिवाजी ने दक्षिण भारत में इसको लागू कर दिया था। इसी प्रकार कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि अंग्रेजों के आने से पूर्व भी लॉर्ड वेलेस्ली के आने से पूर्व भी जब यूरोपीय कंपनियों में आपस में संघर्ष होता था तो इन्होंने भी काफ़ी राज्यों को आपस में मिलाया और उनका सहयोग किया। जैसे कुछ इतिहासकार फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को इसका जन्मदाता मानते हैं और डुप्ले ने हैदराबाद के साथ ऐसे कुछ प्रोविज़न किए और उसके बदले उनको सुरक्षा का आश्वासन दिया था। तो कुछ डुप्ले को भी मानते हैं। इसी प्रकार कुछ कहते हैं कि अंग्रेज़ों में भी कुछ अधिकारी थे, जैसे क्लाइव थे, वॉरेन हेस्टिंग थे, उन्होंने भी ऐसे प्रोविज़न किए। जैसे 1765 की इलाहाबाद की संधियां हैं, इसी प्रकार जॉन शोर हैं, उन्होंने भी किया। लेकिन वास्तविक रूप से यदि माना जाए और एग्जाम में यदि पूछा जाता है तो लॉर्ड वेलेस्ली को इसका जन्मदाता माना जाता है। अधिकांश इतिहासकार इस पर सहमत हैं। अब ये महत्वपूर्ण है कि जो ये प्रोविज़न लागू हुए इससे कंपनी को क्या लाभ हुए। तो हमने उद्देश्यों में ये देखा था कि क्या क्या उद्देश्य थे, तो उसके अनुसार कंपनी को क्या लाभ होते हैं। पॉइंट नंबर 1, कंपनी की सैनिक शक्ति का सुदृढ़ एवं विशाल होना। और इसी में दूसरा पॉइंट है कंपनी का आर्थिक भार से मुक्त होना। जैसा हमने देखा कि विभिन्न जो देशी शासक थे उनके साथ इन्होंने प्रोविज़न किया कि संबंधित राज्य की सुरक्षा के लिए एक सेना राज्यों के खर्च पर राज्य की सीमा में रहेगी। तो जिन जिन राज्यों के साथ ये संधि की उन राज्यों में स्वतः ही ब्रिटिश सेना की उपस्थिति हो गई और एक विशाल सेना का निर्माण भारत में हुआ। लेकिन इसमें सबसे यूनिक चीज़ ये थी कि ये पूरी सेना बिना किसी खर्चे के तैयार थी। इस सेना का खर्च वे राज्य दे रहे थे जिनके खिलाफ ही ये सेना काम में ली जानी थी। तो भारत के अनेक केंद्रों में जिन जिन राज्यों ने इनको अपनाया उन राज्यों में बिना किसी खर्चे के, बिना किसी युद्ध के एक विशाल सेना की उपस्थिति हुई। इसी में पॉइंट है कंपनी का आर्थिक भार से मुक्त होना। जैसा हमने देखा कि इस सैनिक जो केंद्र बनाए गए इन सब का खर्च संबंधित राज्य वहन करता था। इसलिए आर्थिक दृष्टि से यदि हम देखें तो सैनिकों के लिए अब कुछ कंपनी को खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी।
बदले में राज्यों को आर्थिक दृष्टि से पंगु कर दिया, क्योंकि समय समय पर अति आधुनिक हथियार यूरोप की फैक्ट्रियों से मंगाए गए और उनका वहन संबंधित राज्यों को करना पड़ा। परिणाम स्वरूप संबंधित राज्यों की कुछ राज्यों की 2/3 इनकम का हिस्सा इस सेना पे खर्च होने लग गया था, तो राज्य के जो विकास थे वो प्रभावित होते गए। तो पहला जो कंपनी को लाभ हुआ कि एक विशाल सेना का निर्माण बिना किसी युद्ध और बिना किसी आर्थिक व्यय के हुआ, और सेना की उपस्थिति जो कुछ केंद्रों तक थी वो अब धीरे धीरे भारत के अनेक केंद्रों तक हो गई। द्वितीय पॉइंट, कंपनी का राजनीतिक प्रभुत्व विस्तृत होना। स्वाभाविक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के अनेक राज्यों के साथ ये एग्रीमेंट हुए तो स्वतः ही उनका राजनीतिक प्रभुत्व को अनेक क्षेत्रों तक स्वीकार कर लिया गया, जबकि पहले युद्ध के माध्यम से प्रभुत्व स्थापित करके अपने राजनीतिक प्रभुत्व को सिद्ध करना पड़ता था, लेकिन इनके माध्यम से आसानी से प्रभुत्व सिद्ध हुआ। तृतीय पॉइंट, कंपनी का राज्य विस्तृत होना। कंपनी यदि हम देखें तो बंगाल और हैदराबाद, इसी प्रकार दक्षिणी भारत के जो कुछ क्षेत्र थे वहाँ पे अपने राज्य को अभी तक स्थायित्व कर पाई थी, लेकिन इन संधि के बाद, इस प्रथा के बाद काफ़ी क्षेत्र, काफ़ी शासक इनके दायरे में आ गए, तो मराठे भी इनके दायरे में आ गए थे। तो इस कारण काफ़ी बड़े क्षेत्र तक इनकी राजनीतिक जो उपस्थिति थी उसको स्वीकार किया गया। पॉइंट नंबर 4, कंपनी सरकार का फ्रांस के भय से मुक्त होना। सबसे बड़ा जो कारक माना जाता है सहायक प्रथा को अपनाने का, वो नेपोलियन के आक्रमण का भय था। चूँकि नेपोलियन के आक्रमण सबसे पहले समुद्री रास्ते से होने का अंदेशा था, इसलिए वेलेज़ली ने सबसे पहले सहायक संधियाँ पूर्वी और पश्चिम तट के जो राज्य थे उनके साथ किया। हैदराबाद, नवाब, सतारा, इनके साथ इन्होंने किए थे। उसका कारण यही था, लेकिन इन संधियों के तहत देशी राज्य की विदेश नीति के पावर जब ब्रिटिश सरकार के पास आए, ईस्ट इंडिया सरकार के पास आए, तो अब ये राज्य अन्य शक्ति के साथ संधि नहीं कर सकते थे, इसलिए अन्य शक्ति के साथ सहयोग करने की संभावनाएं न्यून हो गई। परिणाम स्वरूप नेपोलियन के डर से मुक्त हुए। पॉइंट नंबर 5, काफ़ी सीमा तक युद्धों से मुक्त होना। जब काफ़ी देशी राज्य स्वतः ही इस संधि के तहत एक तरीके से अंग्रेजी राज्य के गिरफ्त में आ गए थे, उन्होंने इनकी प्रभुता को स्वीकार कर लिया, तो ऐसे राज्यों के साथ युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, वरना अलग अलग राज्यों से युद्ध करने पड़ते और उसके बाद राजनीतिक सर्वोच्चता सिद्ध करनी पड़ती, तब ही वहाँ पर युद्धों से मुक्त हो सकते थे। लेकिन इस संधि ने बिना किसी रक्तचाप की, बिना किसी युद्ध के एक विशाल अंग्रेजी राज्य के निर्माण किया। पॉइंट नंबर 6, भारत में अंग्रेजी राज्य को स्थायी बनाने में सहायता। नो डाउट इस संधि का भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार करने, सुदृढ़ करने और स्थायित्व करने में योगदान दिया। शायद ही कोई इतना बड़ा प्रहार होगा भारत को गुलामी बनाने में जितना प्रहार इस सहायक संधि ने किया, जो कालांतर में 1818 में राजपूताना में अधीनस्थ सहयोग संधियों के नाम से प्रारंभ होगा और पूरा राजपूताना 1818 से 1823 तक मात्र 5 वर्ष की समयावधि के अंदर पूरा राजपूताना भी इन संधियों की गिरफ्त में आया। और इसके लिए लॉर्ड हेस्टिंग ने चार्ल्स मेटकोप नामक अपने प्रतिनिधि को भेजा और ज़्यादातर रियासतों के साथ इन्होंने ऐसे एग्रीमेंट किए और तमाम जो राजपूताना के राज्य थे वो भी अंग्रेज़ों के गिरफ्त में आ गए। तो इस प्रकार भारत के एक काफ़ी बड़े क्षेत्र को इन्होंने राजाओं को आपस में छिन भिन कर दिया और राजा पूर्ण रूप से अंग्रेज़ों के ऊपर आश्रित हो गए। राजा आर्थिक दृष्टि से इतने पंगु बन गए कि अब वे संगठित, एकत्रित नहीं हो सकते थे। अब सहायक संधि से देशी राज्यों को क्या हानियां हुई? पॉइंट नंबर 1, देशी नरेशों की स्वतंत्रता का समाप्त होना। जैसे राज्य के 4 मूलभूत तत्व होते हैं, उनमें से एक मूलभूत तत्व संप्रभुता या स्वतंत्रता होती है। क्योंकि इनकी विदेश नीति के जो अधिकार थे वो छीन लिए गए थे, तो बाहरी इनकी संप्रभुता खत्म हो गई थी और आंतरिक संप्रभुता को इनको रेजिडेंट, जो ब्रिटिश रेजिडेंट होता था, वो नुकसान पहुंचाता था। देशी नरेशों ने अपनी सुरक्षा के लिए, बाह्य आक्रमण के लिए इन्होंने अपनी स्वतंत्रता बेची थी।
लेकिन ये स्वतंत्रता इनके लिए नकली साबित हुई, ये सुरक्षा नकली साबित हुई, जबकि इनकी स्वतंत्रता असली थी। इसलिए ये देखा जाए तो देशी शासकों की स्वतंत्रता का अंत हुआ। द्वितीय पॉइंट, देशी राज्यों के प्रशासन के प्रति राजाओं का उदासीन होना। जब राजाओं को ब्रिटिश सरकार की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से ये आश्वासन मिल चुका था कि यदि आपके राज्य के भीतर या राज्य के बाहर आपके ऊपर कोई संकट आता है तो उस परिस्थिति में हम आपकी सहायता करेंगे, तो इसलिए राजा बाहरी आक्रमण और राज्य की जो जनता है उनकी जो क्या मांग है उनसे संबंधित मुद्दों पर उदासीन हो गए, क्योंकि उनको राज्य में विद्रोह होने की या बाहरी विद्रोह होने की आशंकाओं का जो डर था वो सदा सदा के लिए खत्म हो गया। इसलिए उन्होंने अपने प्रशासन की तरफ ध्यान नहीं दिया और प्रशासनिक दृष्टि का जो तंत्र था वो धीरे धीरे डूबने लग गया और राज्य में जो जन कल्याण से संबंधित कुछ कार्य होते थे उनकी तरफ अब राजाओं का कोई ध्यान नहीं रहा। थर्ड पॉइंट, देशी नरेशों की आर्थिक अवस्था का दयनीय होना। चूंकि एक विशाल सेना का निर्माण संबंधित राज्य के अंतर्गत अंग्रेजों ने राज्य के खर्चे पे किया और इस सेना के जो हथियार थे और इस सेना को अंग्रेज अन्य जो रियासतें थी, राज्य थे, उनको हराने के लिए युद्ध में काम में लेते थे। चूंकि युद्ध के लिए नए नए हथियारों की आवश्यकता होती थी, इसलिए जो टुकड़ियां विभिन्न राज्यों में रखी गई थी उनके लिए नए नए अति आधुनिक हथियार इंग्लैंड की फैक्ट्रियों से आयात किए गए और इन आयात का खर्चा अंग्रेज़ों ने संबंधित राज्य के ऊपर डाला और ऐसा कुछ रियासतों में हुआ कि वहाँ की आमदनी का 2/3 हिस्सा केवल इस सैनिक टुकड़ी पे खर्च होने लग गया। इसलिए शासकों का आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर स्थिति हुई और जन कल्याण के कार्य नहीं हुए और उसके बाद के जो वर्ष हैं वहाँ कार्य नहीं हुए तो अकाल हैं, जो सूखे हैं, उनकी स्थिति और ज़्यादा दयनीय होती गई, कृषि का विकास नहीं हुआ। पॉइंट नंबर 5, जनता पर नरेशों के अत्याचार बढ़ना। चूँकि नरेशों को ये एहसास हो गया और ये आश्वासन ब्रिटिश सरकार से मिल गया था कि यदि आपके ऊपर कोई भी संकट भले ही आंतरिक हो या बाहरी हो तो उनके प्रति ब्रिटिश सरकार पूर्ण सुरक्षा का गारंटी दे चुकी थी, इसलिए नरेश जनता के विद्रोह के प्रति निश्चिंत हो गए थे। इसलिए उन्होंने जनता के ऊपर अत्यधिक अत्याचार किए और जब उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई तो जनता पर लगातार नए नए के कर और लाग-बाग डालते गए और आगामी 100 वर्षों के अंतर्गत लगभग 100 प्रकार की अलग अलग राज्यों में लाग-बाग और कर ली जाने लगी। पॉइंट नंबर 6, राष्ट्र की गुलामी में सहायक। निस्संदेह इस संधि ने और गोद निषेध नीति, ये 2 ऐसे प्रोविज़न थे, जो संधियाँ थीं, इन्होंने बिना किसी युद्ध के भारत के एक विशाल क्षेत्र को ब्रिटिश कंपनी के अधीन कर दिया। तो भारत की गुलामी की कथा लिखने में भारत की जो दास्तां है वर्तमान में भी गरीबी छुपी हुई है, तो उनमें कहीं ना कहीं इन संधियों का योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद।